हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम इस बुक से सेकंड वीडियो बनाएंगे मिडवाइफरी का। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज मिडवाइफरी का सेकंड वीडियो होगा और यह बुक कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग है। और इस बुक में जो भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसके किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। एम्स के, DSSB, PGI, SG PGI, ESIC, RPSC या फिर स्टेट का कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम, या फिर अभी जो इधर वैकेंसी आई थी रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उसका भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया गया है। तो जो भी इसमें नर्सिंग के छात्र हैं आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज हम इसका सेकंड वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर कर चुके थे और आज 50 के बाद का देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा 51 नंबर से। तो पहला प्रश्न क्या है मेरा, एक महिला मरीज क्लोमिफेन साइटेड थेरेपी ले रही है और प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी जटिलता की संभावना बढ़ सकती है। एक महिला मरीज है जो कि क्लोमिफेन साइटेड थेरेपी ले रही है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी जटिलता की संभावना बढ़ सकती है। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर है और इस चारों में बताइए कौन सी संभावना बढ़ेगी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी की बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए ESIC स्टाफ नर्स भिवाड़ी 2010 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होगा किसी न किसी नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया होगा और हम सिर्फ आपको आज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन बताएंगे और उसके साथ साथ आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाइकल म्यूकस का स्पिन बार्किट अपीयरेंस होना किसका साइन है। सर्वाइकल म्यूकस का स्पिन बार्किट अपीयरेंस होना ओवुलेशन का साइन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस तो ओवुलेशन इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू एसेस ओवुलेशन। अगला प्रश्न जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन टॉपिक से होगा। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है मेंस्ट्रुएशन टॉपिक और उससे ही हमारा आगे का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है मेंस्ट्रुएशन का, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बताइए, गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, which gland is responsible for initiating the menstrual cycle। which gland is responsible for initiating the menstrual cycle। तो कौन सा, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 9 मंथ बेबी वाली एक मदर ट्यूबेक्टोमी के लिए प्लानिंग कर रही है। मेंस्ट्रुएशन के बाद सर्जरी के लिए क्या आइडियल टाइम होगा। 9 मंथ बेबी वाली एक मदर है, वो ट्यूबेक्टोमी के लिए प्लानिंग कर रही है, तो मेंस्ट्रुएशन के बाद सर्जरी के लिए क्या आइडियल टाइम होगा। तो प्रोलिफरेटिव फेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस फेज को इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसमें फॉलिकल्स ओवरी में ग्रो होकर मैच्योर एग बनता है। तो कौन फेज का फॉलिकल्स ओवरी में ग्रो होकर मैच्योर एग बनता है, उस फेज का नाम क्या है, फॉलिकुलर फेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवेरियन साइकिल जो है FSH से इनिशिएट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में औसत ब्लड लॉस कितना होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में औसत ब्लड लॉस 50 से 100 ml के करीब होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्थिर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्थिर अवस्था कांस्टेंट फेज कौन सी होगी? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा स्थिर कांस्टेंट फेज होगा? तो ल्यूटियल फेज जो होती है वह कांस्टेंट फेज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे होंगे कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जा सके। अगला प्रश्न है, ओवुलेशन इन ए फीमेल। ओवुलेशन इन ए फीमेल with a 36 days cycle occurs between। ovulation in a female with a 36 days cycle occurs between, तो कब से कब होता है? तो 20 to 24। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36 डे का अगर साइकिल होगा तो 20वां से 24वां दिन के अंदर इसका ओवुलेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फेज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पैदा करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होकर ओवेरियन फॉलिकल की लाइनिंग सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाती है? कौन सी फेज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पैदा करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होकर ओवेरियन फॉलिकल की लाइनिंग सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाती है? तो सिक्रेटरी फेज में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेक्रेटरी फेज के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेक्रेटरी फेज के दौरान अत्यधिक मात्रा में निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्स होता है? तो किसके लिए होगा बताइए आप लोग? सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेक्रेटरी फेज के दौरान अत्यधिक मात्रा में निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्स होता है? सस्टेनिंग द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। अगला प्रश्न है, कॉर स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन। कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड इज सीन इन अर्ली सेक्रेटरी फेज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि औरत अपने बच्चे को स्तन पोषित नहीं करती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो संभवतः कितने समय में पुनः शुरू हो जाता है? यदि औरत अपने बच्चे को स्तन पोषित नहीं करती है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो संभवतः कितने समय में शुरू हो जाएगा? 6 से 8 सप्ताह आफ्टर डिलीवरी, 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? मेनार्के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी स्टाफ नर्स में भी यह प्रश्न पूछा गया है। अभी हम आपको बताए थे कि जिन भी छात्र ने रेलवे का फॉर्म भरे हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, तो उनके लिए ये देखिए क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइए। अगला प्रश्न है, द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनोपॉज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में एक के अलावा सभी मेनोपॉज के समय होने वाले एंडोक्राइन बदलाव हैं। सिर्फ एक के अलावा सभी मेनोपॉज के समय होने वाले एंडोक्राइन बदलाव हैं। तो फॉल इन एफएसएच लेवल के अलावा फॉल इन सीरम एस्ट्राडियोल लेवल, इंक्रीज इन एलएच लेवल और इंक्रीज लेवल्स ऑफ एंड्रोजन, यह तीनों जो है मेनोपॉज के समय होने वाले बदलाव हैं। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, द मेन काउज ऑफ मेनोपॉज इज। तो इसका ऑप्शन बस एक ही यहाँ पे है, बाकी और
3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। मेन काउज ऑफ मेनोपॉज इज, मेनोपॉज का सबसे मेन काउज क्या होगा? लैक ऑफ एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्री नेटल जांच के समय एक क्लाइंट नर्स को एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद मेंस्ट्रुएशन बंद होने के कारण पूछता है, तो नर्स को निम्न में से बेस्ट रेस्पॉन्स होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय ओवरीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किसी एक के अलावा सभी प्री मैच्योर मेनोपॉज की कॉम्प्लिकेशन है। सिर्फ एक के अलावा सभी प्री मैच्योर मेनोपॉज का कॉम्प्लिकेशन होगा, तो सिर्फ डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, इनफर्टिलिटी और वैसोमोटर सिम्टम सभी जो है प्री मैच्योर मेनोपॉज का कॉम्प्लिकेशन है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, द एंटायर ट्रांजिशनल फेज, द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी, द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड क्लाइमैक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हॉट फ्लैशेस डिस्टर्ब स्लीप एंड मूड डिस्टर्बेंस, हॉट फ्लैशेस डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड मूड डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो कब कब ये दिखाई देता है? हॉट फ्लैश, डिस्टर्ब स्लीप या मूड डिस्टर्बेंस, यह सब मेनोपॉज के समय दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन से अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से सभी एस्ट्रोजन के कार्य हैं सिर्फ एक के अलावा, तो इसमें कौन जो है जो एस्ट्रोजन का कार्य नहीं होगा? तो लोवर्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी जो है यह एस्ट्रोजन का कार्य नहीं है। बाकी काउजेस बेस्ट ग्रोथ, इंक्रीज फॉलिकल डेवलपमेंट और काउज इनहिबिशन ऑफ एफएसएच, यह तीनों एस्ट्रोजन के कार्य हैं। तो उत्तर क्या है? पूछ रहा है किसके अलावा, तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा। ऑप्शन नंबर डी इसका तब सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, द जेनिटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, द जेनिटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इज, क्या होगा? एट्रोपिक वेजिनाइटिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ओवरी से निकलने वाला फीमेल हार्मोन है, ओवरी से निकलने वाला फीमेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी किसके कारण होती है? तो प्रोजेस्टेरॉन के कारण होती है। ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी प्रोजेस्टेरॉन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करने में किस हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल होता है? प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करने में किस हार्मोन का महत्वपूर्ण रोल होगा? तो प्रोजेस्टेरॉन का महत्वपूर्ण रोल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा।
वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, विच हार्मोन होल्ड्स द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन होल्ड करके रखता है, बताइए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यह प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 मिनट। एटी 81 के बाद 82 नंबर यहाँ है, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट इज। प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन सा होगा, तो माइफेप्रिस्टोन। ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन सा है, माइफेप्रिस्टोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैचुरेशन। तो FSH इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यह oocyte मैचुरेशन को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन इज मेंटेन्ड बाय। अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन इज मेंटेन्ड बाय कॉर्पस ल्यूटेम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय। इनहिबिन इज सिक्रेटेड बाय। किससे सिक्रेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम से करेगा। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे है, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज। द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज कॉर्पस ल्यूटेम। ऑप्शन नंबर बी। कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन का चीफ सोर्स है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप फ्रॉम। कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू। तो कितने से कितने सप्ताह तक फंक्शनली एक्टिव रहेगा, बताइए। 10 से 12 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू 10 to 12 वीक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्लेसेंटा के फंक्शन शुरू करने से पहले निम्न में से कौन से हार्मोन्स के लिए कॉर्पस ल्यूटियम ही प्राइमरी सोर्स होता है। तो कौन से हार्मोन्स के लिए कॉर्पस ल्यूटियम ही प्राइमरी सोर्स होगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए। प्लेसेंटा के फंक्शन शुरू करने से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है ये ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम का प्राइमरी सोर्स होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मेमोरी ग्लैंड टॉपिक से आगे का प्रश्न है, मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट से। तो पहला प्रश्न है, मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड किसका रूपांतरित रूप है, तो स्वेट ग्लैंड का रूपांतरित रूप है मेमोरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ किससे, ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, द काउज ऑफ चेंज इन साइज एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द काउज ऑफ
चेंज इन साइज एंड अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्या होगा, द ब्रेस्ट चेंजेस आर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, एक 19 वर्ष की महिला अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। वह अपने इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती है। वह लगभग 1 वर्ष तक बिना किसी कठिनाई और कॉम्प्लिकेशन के लगातार फीडिंग करवाती है। निम्न में से कौन सी सेलुलर प्रोसेस प्रेगनेंसी के समय ब्रेस्ट में शुरू हुई थी जो इस समय इन्फेंट को फीड कराने के लिए उसे अलाउ करेगी? तो कौन सा सेलुलर प्रोसेस होगा? लोबुलर हाइपरप्लेसिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग के लिए जो जो भी फॉर्म भरे हैं रेलवे का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक बने रहें। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट है? निम्न में से कौन ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट है? तो एक्टिनी सेल्स जो है यह फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, कौन सी संरचना मिल्क प्रोडक्शन में मुख्य रूप से डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है? कौन सी संरचना मिल्क प्रोडक्शन में मुख्य रूप से डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा? तो एक्टिनी सेल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी एक के अलावा बाकी सभी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से संबंधित नर्स द्वारा दिए गए जाने वाले इंस्ट्रक्शन सही हैं, सिर्फ एक के अलावा। तो पहला है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रत्येक महीने मेंसेस के 7 से 10 दिन बाद करते हैं। यह हमारा सही इंस्ट्रक्शन है। मेनोपॉज या हिस्टेरेक्टोमी के बाद प्रत्येक महीने एक निश्चित तारीख को करते हैं, यह भी सही है। तीसरा है, यूज़ अपोजिट हैंड टू एग्जामिन ब्रेस्ट, यह भी सही है। तो ये चौथा नंबर ऑप्शन जो है सिर्फ इसी के अलावा बाकी सभी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए संबंधित हैं। नॉट टेक बाथ एंड यूज सॉप बिफोर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यह बिल्कुल गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, फीमेल मरीज में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? फीमेल मरीज में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन के बाद ही ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, फीमेल में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर। फीमेल में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं? तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है जो कि फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन से है। तो कौन सा प्रश्न है? द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न भी देखिए, आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करेंगे। आज 100 प्रश्न तक ही कवर करेंगे और इससे आगे का प्रश्न अगले दिन देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, खूब सारा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और जो भी छात्र चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए और आप लोग उसका सही समय पे उपयोग कर सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।